Welcome back to the new video lecture of class 9, the fundamental unit of life. In previous video we have covered the structure of nucleus, जिसको हमने बोला था father of the cell. If nucleus is not there, cell will be dead. And उसके रीजन के बारे में स्टडी किया था, उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था, क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए के बारे में स्टडी किया था. Now in today's lecture we are going to study कि क्या ये न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. What about small bacterias? What about protozoas? What about small plants? वहां पे कैसे होता है, वहां पे न्यूक्लियस कैसा होता है. तो स्टूडेंट्स, in some of the organisms like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined due to the absence of nuclear membrane. अब बैक्टीरियाज हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल होता है उनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में. हमने अमीबा ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो भी सिंगल सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है. तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो पुअरली डिफाइंड होगा. पुअरली डिफाइंड मतलब क्या, उसके जो फादर है वो बॉडीगार्ड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो डबल लेयर थी, दो बॉडीगार्ड थे, वो नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे न्यूक्लियस के पास. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुअरली डिफाइंड. ऑब्वियस है, बॉडीगार्ड नहीं रहेंगे तो बोलेंगे पुअर है, गरीब है ना. ऐसा आप याद रख सकते हो, पुअरली डिफाइंड. और जितना भी सारा का सारा अंदर का कंटेंट रहेगा वो इधर उधर घूमता रहेगा, है ना. जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर थे, ऑब्वियसली आपका कवरिंग नहीं है तो इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा. वैसे ही आपका बाकी के जो कंटेंट है वो भी यहां वहां चले जाएंगे. तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डिफाइंड क्यों होता है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. they can't afford the bodyguards, they don't have the two layers. न्यूक्लियस को दो लेयर की एनवेलप नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन अलगे. अब ये ब्लू ग्रीन अलगे जो है, इट इज काइंड ऑफ अ प्रोटोजोआ, जो हम आगे आके स्टडी करेंगे. हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब किंगडम है एक टाइप का प्रोटोजोआ, उसमें ब्लू ग्रीन अलगे जो है वो आता है. और ये ब्लू ग्रीन अलगे इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर द न्यूक्लियस रीजन जो रहेगा वो पुअरली डिफाइंड रहेगा, मेम्ब्रेन नहीं होगी. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid. अब उनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा और क्रोमोसोम होगा, वो भी सिंगल क्रोमोसोम. हमारा अगर बात करें ह्यूमंस के, तो मैंने बताया था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना. मैंने आपको बोला था 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे. बट जो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया को इतना कुछ काम नहीं है स्टूडेंट्स. Their body structure is very simple as compared to our structure, as compared to any of the plant, as compared to animals. तो हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करना है. इनको फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है ना. इनको कौन सी शादी करनी है हमारे जैसा, है ना. इनको कौन सा इतना ज्यादा खाना खाना है, पचाना है, पिज्जा बर्गर सैंडविच खानी है, नहीं. इनको सिंपल सेल्यूलर एक्टिविटीज करनी है, सिंपल. इसके लिए इनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है अंदर. जैसे हमारे बॉडी में क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो 23 पेयर्स में रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देता था, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते थे. यहाँ पे वही क्रोमोसोम सिंगल होगा, मतलब वो भी जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली दे विल रिप्रोड्यूस. हम लोग भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वैसे ही ये लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे. तो ये इनकी रेप्लीकेशन बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम तो होना चाहिए ना, तो ही तो कॉपी बनेगी. वैसे ही यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड होगा. और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस ना बोलते हुए हम उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे. मैं आपको इसको स्ट्रक्चर में जब हम ड्रॉ करेंगे तभी बता दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. तो वैसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड. किसमें होंगे, सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन अलगे. क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है. Such organisms are known as prokaryotic. Pro मतलब प्राइमरी, बेसिक ऑर्गन्स, बेसिक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन्स. कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे बेसिक जो है, प्राइमरी जो है वो बिफोर द न्यूक्लियस, मतलब ये जो ओल्ड वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग ने नाम दिया है प्रोकैरियोटिक. ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है
ऑब्वियसली सेल है तो इसको काम तो करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, कौन काम करेगा इनके लिए? तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी फंक्शन होते हैं प्रोकैरियोटिक के, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक को भी रिप्रोड्यूस करना है, प्रोकैरियोटिक को भी डाइजेस्ट करना है, प्रोकैरियोटिक सेल को। कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल तो अपना खाना भी खुद बनाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट, आपको पता है। तो जो ब्लू ग्रीन अलगे होती है स्टूडेंट्स, वो अपना खाना खुद बनाती है। सम ऑफ द ब्लू ग्रीन अलगेस अपना खाना सच में खुद बनाते हैं वो लोग, ठीक है, ऑब्वियसली यूजिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। तो सारा का सारा फंक्शन ऑब्वियसली सेल को ही करना पड़ेगा। पुअर है तो क्या हुआ, सब काम हमको ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग बोलेंगे सेल, तो अगर अमीर वाला सेल है, बॉडीगार्ड है, घर पे नौकर चाकर घूम रहे हैं, सब काम नौकर कर रहे हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे सारा का सारा काम इनको ही करना पड़ेगा। कोई नौकर नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, मतलब ऑर्गन्स है लेकिन कम ऑर्गन्स है। द फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज परफॉर्म बाय इट्स पुअरली डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर जो जो ऑर्गन्स है वो पुअरली डिफाइंड है, बट थोड़े कम है लेकिन काम करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज अभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, तो एज आई टोल्ड यू ब्लू ग्रीन अलगे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक मतलब हम लोग, ठीक है, उसके बाद उसके पे भी मैं बताता हूँ यूकैरियोटिक क्या है। यूकैरियोटिक मतलब वी आर मल्टीसेलुलर, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, हम अमीर है ना। बैक्टीरिया क्या है, गरीब है, लेकिन बैक्टीरिया भी वाट लगा सकता है इंसान की, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, वायरस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जो है उसके अंदर भगवान ने स्पेशली प्लास्टिड बनाया हुआ है। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो खाना बना के देता है इन यूकैरियोटिक इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक प्लांट। बट प्रोकैरियोटिक को भी अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना रहेगा तो कौन करके देगा? इनके पास कोई प्लास्टिड नहीं होगा, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, बट भगवान ने इनको भी कुछ तो ऐसा दिया है जिससे वो क्या कर सकते हैं, भले उनके सेल्स जो है, ऑर्गेनल्स जो है वो कम है या पुअरली डिफाइंड है, स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, तो भी वो लोग प्रोकैरियोटिक जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, यूनिसेलुलर है वो भी। सो उनके लिए मेम्ब्रेनस वेसिकल करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल, याद रख लेना, दैट विल परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में तो प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो। बट प्रोकैरियोटिक का क्या, बेचारे गरीब लोगों का क्या? तो गरीब लोगों में भी भगवान ने कुछ टैलेंट दिया हुआ है, कुछ कला दिया है। मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, फूड प्रिपेयर करने में। तो आई होप व्हाट इज प्रोकैरियोटिक आपको समझा। दे आर नथिंग बट बेसिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज सेल ऑर्गेनल्स आर वेरी लेस, और यू कैन से दे आर वेरी पुअरली डिफाइंड। उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, इसके लिए उनका न्यूक्लियस का सारा कंटेंट यहाँ वहां घूमते रहता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और ऑब्वियसली क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। और इसको हम न्यूक्लियस ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, याद रखना। तो प्रोकैरियोटिक में बोलेंगे न्यूक्लियस नहीं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक मतलब हम में बोलेंगे न्यूक्लियस। कितनी लेयर, 2 लेयर, क्या नाम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है, राइट। वैसे ही यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात कर ले तो यू मतलब गुड और वेल डिफाइंड। अगर प्रोकैरियोटिक में पुअरली डिफाइंड है तो हमारे में क्या है, वेल डिफाइंड है ना, अच्छा खासा खर्चा कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, सब कुछ है ना। नाना पाटेकर जैसा बोलते हैं, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे यूकैरियोटिक के पास सब है, सेल ऑर्गेनल्स सबके सब प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कितने, 23। न्यूक्लियस कितने, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कितनी है, 2 लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सारा का सारा फंक्शन कौन कर रहा है, सेल के ऑर्गेनल्स सब काम पे लगाए, सबको नौकर चाकर, तो वो यूकैरियोटिक बोलते हैं। So organism have well defined nuclear region with all membrane bound cell organelles is called eukaryotic. सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, उनको अपनी मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी, उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो वी आर यूकैरियोटिक, इवन प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, इवन एनिमल्स आर यूकैरियोटिक सेल। एंड जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन अलगी, जो छोटे छोटे पैरामेशियम प्रोटोजुआ के अंदर जो भी आते हैं, दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब मैं प्रोकैरियोटिक का आपके सामने स्ट्रक्चर लेके आता हूं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे इसके जो ऑर्गेनल्स है वो भी मैंने ड्रॉ करके बताए हैं। सो लेट अस चेक वन बाय वन व्हाट
प्रोकैरियोटिक सेल हैज और इनसाइड इट व्हाट इट इज। तो देख लेते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो मेम्ब्रेन आउटर रीजन में आपको दिख रही है। ऑब्वियसली एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, आउटर कवरिंग घर का दरवाजा होगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल दूसरी कवरिंग। मतलब जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास टोटल दो तरीके की कवरिंग होती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नॉर्मल सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है, बट उसके साथ साथ सेल वॉल जो है वो भी प्रेजेंट रहती है, वो दूसरी प्रोटेक्शन लेयर है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग बोलते हैं कि घर का दरवाजा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग के आजू बाजू आपके वॉल होगी, दैट वॉल इज कंसिडर्ड एज अ सेल वॉल, ऐसा आप याद रख सकते हो। बट दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम ऑफ द प्लांट सेल्स, जो प्लांट में होते हैं वहां पे होते हैं, बाकी एनिमल सेल्स में और ह्यूमन सेल्स में ये सेल वॉल नहीं होती है। तो याद रख लेना, ये सेल वॉल के बारे में भी मैं डिटेलिंग आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारा का सारा अंदर का जितना भी रीजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को छोड़ के सारा रीजन है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो साइटोप्लाज्म भी होता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर बनाया है ब्लू कलर से, सर्कुलर रीजन। ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन की नीड इनको भी होती है, तो प्रोटीन सिंथेसाइजर जो प्रोकैरियोटिक में है वो भी राइबोसोम ही बोला जाएगा। आपको पता है इन यूकैरियोटिक सेल हम लोग ने डिस्कस किया था, जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसके पास तो न्यूक्लियोलस है ही नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियोलस कहाँ रहेगा, है ना। सो न्यूक्लियोलस नहीं है तो कौन बनाएगा, तो इसके जो साइटोप्लाज्म है उधर ही राइबोसोम बनेगा, राइबोसोम जीन का यूज करके। राइबोसोम के भी जीन होंगे, वो यूज करके वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइबोसोम बनाएंगे जो आगे जाके उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। फिर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट पार्ट मैंने बताया है फ्लैजिलम। उसके अलावा भी बहुत पार्ट रहता है, बट क्लास 9 के लिए आपको इतना सीखना इनफ है। सो फ्लैजिलम जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स देम इन अ मूवमेंट। जैसे हम लोग चल सकते हैं हाथ पैर की वजह से, वैसे यहाँ पे इनके पास फ्लैजिलम है, क्योंकि ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक वेरी प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स आर देयर एंड दे हैव गॉट फ्लैजिलम फॉर द मूवमेंट। अब ये जो प्रोकैरियोटिक रहते हैं उसकी साइज 1 माइक्रोमीटर की होती है। माइक्रोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻⁶ मीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.000000601 मीटर। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी साइज के प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये आ गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने बोला तो आप ये डायग्राम बना के बेसिक चीज बता सकते हो। और एक चीज यहाँ पे रहेगी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोइड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लिक एसिड भी है, ये सारा रीजन है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। ये राइबोसोम भी इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, इनको कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वैसे ही ये वाला जो रीजन है जिसमें डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो न्यूक्लियोइड रीजन जो है इट इज ऑल्सो फ्री मूविंग। तो इनको कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इनका ऐसा स्पेशल एरिया नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था तो न्यूक्लियस का एक रीजन था सेंटर में, वैसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग फ्रीली मूविंग है। राइबोसोम भी इधर उधर घूमते रहते हैं, दे आर फ्रीली मूविंग। और ये राइबोसोम का जो साइज होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे सेल या फिर बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स का साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बेसिक चीज याद रख लेना, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इनके पास पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन है, तो एक ही क्रोमोसोम होगा, बस वही सिंपल होगा, दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यूकैरियोटिक सेल भी ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम 2 सेल ड्रॉ करने वाले हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तब आप कंपेयर कर लेना कि इसके जो सेल ऑर्गेनल्स है यहाँ पे तो बहुत कम है, वहां पे आपको सेल ऑर्गेनल्स बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बट पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस
देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, पहले हम बात करेंगे साइज की। तो प्रोकैरियोटिक साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर विच इज 10⁻⁻⁶ मीटर। एंड यू कैन ऑब्जर्व यूकैरियोटिक का साइज लार्ज रहता है, अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर। देन तो इतना समझ आ गया कि प्रोकैरियोटिक सेल और भी छोटे होते हैं ह्यूमन या प्लांट सेल से। आगे बात करेंगे न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको इसके लिए न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो यहाँ पे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर है, कुछ भी नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, और वो स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। So these two are again a difference between prokaryotic and eukaryotic. थर्ड, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि उनका जो सेल है वो यूनिसेल्युलर है एंड दे डोंट नीड टू परफॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। तो उनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम में सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है इनहेरिटेंस का, एंड वो आगे वाली जनरेशन में वाइल रिप्रोड्यूसिंग पास होता है, इसके लिए यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है। और यूकैरियोटिक में ऑब्वियसली यू विल फाइंड मोर देन 1 क्रोमोसोम। हम लोग के क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स यू विल फाइंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन हॉर्स यू कैन फाइंड 46 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 46 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब प्रोकैरियोटिक में लास्ट देख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। तो एज आई टोल्ड यू, एक बाउंड रहेगा, एक रीजन रहेगा, एक बाउंड्री रहेगी, वहां पे ही वो चीजें फिक्स्ड रहेगी। जैसे कि यूकैरियोटिक है स्टूडेंट्स, तो उसमें न्यूक्लियस का जगह फिक्स है सेंटर में, उसमें बाकी के सेल ऑर्गेनल्स का जगह फिक्स है, मतलब दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड, उसके बाहर नहीं जाने का। बट जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ऐसा कोई रेगुलेशन रूल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट है। पहले तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें बहुत कम है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कम है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। ऊपर से लोग मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब ये इधर उधर रैंडम मूवमेंट करते रहेंगे। बट इन यूकैरियोटिक एकदम स्पेशलाइज्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं और सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, मेम्ब्रेन को छोड़ के कहीं जाते नहीं है, नो रैंडम मूवमेंट इज ऑब्जर्व। तो ये चीज है, बट प्रोकैरियोटिक में यू विल फाइंड अ रैंडम मूवमेंट। तो ये 4 चीजें हैं, 4 डिफरेंसेस है। इसके अलावा आप और डिफरेंस लिख सकते हो कि भाई प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस नहीं है, यहाँ पे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। यस और नो आप लिख सकते हो ये चीज। तो ये और एक पॉइंट आप ऐड कर देना। सो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हम लोग ने सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियोलस है अंदर, और बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल है, इसकी 2 लेयर होती है, ठीक है। ऐसा अपने सेल स्ट्रक्चर देखा है। अब जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया, अभी देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया है, ये सारा एरिया जो है उसको ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सारे रीजन को साइटोप्लाज्म बोलेंगे। So in a temporary amount of onion peel, large region is enclosed by cell membrane. हम लोग ने जब देखा था स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखा था, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर में, आपने पता होगा आपको, तो आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा था जब हम लोग ने ऑनियन पील का माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, तभी ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर में है वो तो न्यूक्लियस है, लेकिन बाकी का जितना भी रीजन है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसको हम लोग ने ऑब्जर्व किया था, तब उसने बहुत कम अमाउंट में स्टेन हुआ था। स्टेन मतलब बहुत कम अमाउंट में कलर कर पाए थे उसको। जैसे कि न्यूक्लियस था, तो जब भी हम लोग सेफ्रोनिन सोल्यूशन डालेंगे या हम लोग मिथिलीन ब्लू या आयोडीन सोल्यूशन का यूज करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रीजन आपको दिखेगा वो न्यूक्लियस होगा। एंड जो सबसे कम रीजन हाईलाइटेड होगा या जो लिटिल स्टेन मतलब ज्यादा कलर नहीं लेगा, वही साइटोप्लाज्म होगा जिसमें सारा का सारा बाकी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप साइटोप्लाज्म आपको क्लियर है। जितना भी एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया है, जैसे कि आपका घर का एरिया, तो घर का जो एरिया रहेगा 500 फीट 600 फीट जो भी एरिया रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ साइटोप्लाज्म। You walk on that surface. This surface is known as cytoplasm.
तो सेल का भी कोई रीजन कवर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, कोई एरिया कवर हो जाएगा, वही एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो रीजन होता है इसमें हमेशा फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड चिपचिपा होता है। चिपचिपा मतलब वहां पे सारे सेल ऑर्गेनल्स बैठ के पकड़ के रहते हैं, फेविकॉल के जैसा, ठीक है, ताकि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इधर उधर भागे नहीं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक आप देख पाओगे तो इधर उधर भागते हैं, वैसे नहीं होगा, यहाँ पे उसका फ्लूइड कंटेंट होगा, वो साइटोप्लाज्म पूरा रीजन में फ्लूइड होगा, ठीक है। अब आगे, इट कंटेन्स मेनी स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जितना भी रीजन है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। जैसे घर है तो घर का दरवाजा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, घर का जो सरफेस है, एरिया है, वो साइटोप्लाज्म है, और ये इस घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आपका राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपेरेटस है, फिर एससीआर, आरईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है। ये सारे रीजन जो है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम है, मतलब ये सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे सेल की फैमिली, जैसे तुम्हारी फैमिली वैसे सेल की भी फैमिली है, तो ये सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, घर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड वो लोग स्पेशल परफॉर्म करते हैं फंक्शन। जैसे मैंने बता दिया, राइबोसोम के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि वो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। फिर हम लोग देखेंगे तो प्लांट के अंदर, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल खाना बनाने का काम करता है। वैसे सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर वो लोग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेल की हेल्प करते हैं। तो ये आप देख पाओगे जो साइटोप्लाज्म होगा वो इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो ये हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, बहुत कम सेल ऑर्गेनल्स है, और उसी में जो सेल है वो मैनेज करता है सारी अपनी एक्टिविटी। बट हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना काम करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, इट इज ऑल अबाउट दैट। अब साइटोप्लाज्म के अलावा ये मेम्ब्रेन हमेशा हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए? तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके लिए होना चाहिए कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आप जो है वो आपके सेफ रहे। आप जैसे आपका घर क्यों होना चाहिए, घर पे क्यों रहना चाहिए, जंगल में रहो, ऐसा नहीं है ना। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई यू स्टे एट योर प्लेस। आपको बाहर ठंडी, गर्मी, बारिश से बचना है, वैसे ही सेल को भी बचना है, सेल को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसके लिए उसकी आउटर कवरिंग होती है। और मेम्ब्रेन बाउंड होना भी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप सर्वाइव कर सको। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके लिए यूकैरियोटिक सेल ज्यादा सर्वाइव करते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। बट वायरसेस में अगर आप देखोगे तो वायरसेस में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जो भी वायरसेस होते हैं उसके मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो वायरस जो होता है मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब वो डेड कहा जाता है। वायरसेस बाहर की तरफ अगर आप देखोगे बहुत सारे वायरसेस एनवायरमेंट में हैं, तो दे ऑल आर डेड बिकॉज दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड या स्पेसिफिक बोलेंगे मेम्ब्रेन। तो वो लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो लोग कैसे बॉडी के अंदर घुसते हैं? तो जैसे ही वो लोग बॉडी के अंदर घुसते हैं स्टूडेंट्स, तो दे टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर घुस गए तो सेल की मेम्ब्रेन में वो अभी सुरक्षित है। सेल के अंदर घुसने के बाद दे बर्स्ट अप एंड दे डिवाइड्स, दे मल्टीप्लाई, बहुत सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं और सेल की एनर्जी को यूज करते हैं। सेल की एनर्जी को वायरसेस यूज करते हैं और तभी वो लोग लिविंग काउंट होते हैं, अदरवाइज ऑल वायरसेस आर डेड। और आपको और एक चीज बता दूं, जो भी वैक्सीन होती है उसमें भी हम लोग डेड वायरसेस का यूज करते हैं। पोलियो की वैक्सीन है, फिर पेनिसिलिन की भी वैक्सीन थी, तो उसके अंदर वायरस ही था, आपके बॉडी में वायरस ही इंजेक्ट हुआ था। बट वो या तो माइल्ड वायरस होगा या तो डेड वायरस होगा, ताकि वो आपके बॉडी में घुसे और आपके बॉडी क्या करे, उसको आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि वायरसेस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है तो डेड कहा जाता है, बट जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर होता है तो वो लिविंग काउंट होता है। वायरसेस को भी एक लेयर होती है, उसको कैप्सिड की लेयर बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सिड लेयर बोलते हैं, उनको कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है। बट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू
सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग रन, और यू कैन से अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो आपका सेल ऑर्गेनल सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए और मेम्ब्रेन के अंदर होने चाहिए, इधर उधर रैंडम मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दिया होगा आपने, आई होप, एंड आपने ये चैनल को सब्सक्राइब तो श्योरली किया ही होगा, और बस खाली आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।